मेरा नाम डॉक्टर रक्षित आमेटा है और बाय प्रोफेशन में केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ और वर्तमान में पैसिफिक यूनिवर्सिटी उदयपुर में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। पिछले लगभग 20 साल से अधिक समय हुआ है जिसके दौरान मेरा एमएससी और पीएचडी सुखाड़ा यूनिवर्सिटी से कंप्लीट होने के बाद अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में मैंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिसमें हिंदुस्तान जिंक रहा है, पैसिफिक यूनिवर्सिटी है, राजस्थान विद्यापीठ है, कोटा यूनिवर्सिटी है। और अपने इस प्रोफेशनल करियर में लगभग 200 के आसपास नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के रिसर्च पब्लिकेशंस हुए हैं। 10 से अधिक इंटरनेशनल जो पब्लिशर्स हैं उनके साथ बुक्स पब्लिश हुई हैं, 10 से अधिक टेक्स्ट बुक हुई हैं, 15 से अधिक रिसर्च स्कॉलर्स ने मेरे अंडर में पीएचडी की है, एक पेटेंट ग्रांट हुआ मुझे, एक कॉपीराइट मिला है मुझे। साथ ही 2023 के शुरुआत में वर्ल्ड के 2% साइंटिस्ट की जो एक लिस्ट जारी होती है उसमें नाम आना एक मेरे लिए एक अचीवमेंट रहा। तो इस प्रकार से अपने इस प्रोफेशनल करियर में एक जितना संभव हो सका उतना मैंने कंट्रीब्यूशन दिया। पीएचडी का विषय भी मेरा दोस्तों वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से संबंधित था। आपको थोड़ी सी एक भूमिका बताना चाहूँगा कि आज के समय में जो ये 21वीं सदी में तेज़ी से लोगों का अलग अलग उत्पादों का उपयोग करना हुआ रिक्वायरमेंट बेस्ड, और सिमिलरली जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका भी प्रोडक्शन करना होता है, लेकिन बाद में जो वेस्ट बनता है जो किसी भी प्रकार का हो सकता है, यदि उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है तो वो एनवायरनमेंट में उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। पहले कहीं ना कहीं ये जो वेस्ट था बिना ट्रीटमेंट के डिस्चार्ज वो लोग करते थे। समय के साथ गवर्नमेंट की और एनवायरनमेंट की जो एजेंसीज हैं उनके रेस्ट्रिक्शन के बाद अब उनको अपने प्रीमाइसेस में किसी तरह के जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो लगाने आवश्यक हो गए हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि पॉल्यूशन किसी एक या दो तरह का नहीं है, पॉल्यूशन बहुत अलग अलग तरह का हो सकता है, जिसमें आप सॉलिड वेस्ट का जो पॉल्यूशन है वो है, वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, नॉइस पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है, और जिस तरह से आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल हो रहा है और उसका जो वेस्ट जा रहा है वो ई वेस्ट भी बहुत बड़ा पॉल्यूशन के रूप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एनवायरमेंट केमिस्ट्री की जो एक ब्रांच होती है उसमें इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस को पढ़ने के साथ साथ किस कारण से पॉल्यूशन होते हैं और क्या उनकी रेमेडीज हो सकती है, इस पर चर्चा की जाती है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में एक ग्रीन केमिस्ट्री, हरित रसायन नाम से जो एक नया डेवलपमेंट हुआ है, उसके तहत एडवांस में कुछ हम प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेते हैं। जो थीम है उस ग्रीन केमिस्ट्री की वह यही है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। और उसमें डिफरेंट प्रिंसिपल्स दिए हैं कि यदि आप किसी भी तरह का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें उन प्रिंसिपल्स को आप ध्यान रखें, चाहे लेबोरेटरी में हो चाहे इंडस्ट्रियल स्केल पे हो। यदि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें जो बनने वाला बाई प्रोडक्ट है या वेस्ट है वो सबसे कम से कम बने, ताकि जो मेन प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बने, कॉस्ट भी कम हो जाएगी प्रोडक्ट की और वेस्ट भी एनवायरनमेंट में डिस्चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने को दोस्तों वैसे सरल है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एक बड़ा चैलेंज है। हमारा जो रिसर्च फील्ड रहा है उसमें जो मुख्य 3 हैं उसके विषय में मैं आपसे संक्षिप्त में चर्चा करूंगा। पहला है फोटो कैटालिसिस का जो हमारा फील्ड है, जहां हम किसी सेमीकंडक्टर को किसी जो डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स हैं उसके डिग्रेडेशन के लिए इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट काम में लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज के समय में जो हमारा फ्यूल का जो रिसोर्सेज है वो पेट्रोलियम बेस्ड है, जो आने वाले कुछ दशक में खत्म होने वाला है। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, कोयला हो गया, ये सारी चीज़ें। तो हमको रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ढूंढने हैं। उसमें से सनलाइट एक बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि वर्ल्ड में जहाँ जहाँ जिन देशों में सूर्य की उपलब्धता अच्छी है, साल भर धूप रहती है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली एक एनर्जी है। इसी का यूज़ हम करते हैं सेमीकंडक्टर के साथ कॉम्बिनेशन में, और वेराइटी ऑफ पॉल्यूटेंट्स को हम डिग्रेड करते हैं। तो आप सोचिए कि जैसे किसी टेक्सटाइल या डाइंग इंडस्ट्री से निकलने वाला रंगीन पानी जो बहुत टॉक्सिक हो सकता है, लीचिंग के बाद पेनेट्रेट होकर जमीन में जाएगा, कई बार तो बोरिंग के पानी में वो गंदा पानी आने लग जाता है, आसपास के लोगों को तरह तरह की बीमारियां होती है, वो सारा ट्रीटमेंट हम फोटो कैटालिसिस के माध्यम से कर सकते हैं। फर्दर 2 फील्ड पे और काम किया दोस्तों, जिसमें फेंटॉन और फोटोफेंटॉन रिएजेंट है उसका भी इस्तेमाल हम डिग्रेडेशन में करते हैं। सिमिलरली अल्ट्रासाउंड्स, केवल आवाज़ जो अल्ट्रासाउंड्स हैं उसके माध्यम से भी विभिन्न प्रकार के जो इंडस्ट्री के एफ्लुएंट्स हैं उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। निश्चित रूप से दोस्तों ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो चीज़ हम लेबोरेटरी स्केल पे करते हैं बाद में उसको इंडस्ट्रियल स्केल पे करना इतना सरल नहीं होता है। लेकिन जागरूकता बढ़ी है, अवेयरनेस बढ़ी है, सरकार ने भी अपने सख्त नियम बनाए हैं, तो अब सभी इंडस्ट्रीज को इस पर सोचना पड़ा। और उसके बाद जो केमिकल इंजीनियर्स हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, उन्होंने यही लेबोरेटरी की टेक्निक्स को इंडस्ट्रियल स्केल पे इम्प्लीमेंट किया है। और अच्छा लगता है जब सुनने को मिलता है कि अलग अलग जो प्लांट हैं जिनके किसी भी प्रकार के वेस्ट निकल रहे थे, अब उसमें से भी वो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के कंसेप्ट पे आ गए हैं, कैसे उसी वेस्ट में से कुछ और रिकवरी की जाए इकोनॉमिक वे में, और सिमिलरली अपने जो वेस्ट है उसको लेस हैजार्डस या लेस टॉक्सिक वे में डिस्चार्ज करने की स्थिति में वो रहते हैं। कभी कभार तो वहीं के पानी को वापस रिसाइकिल करके प्लांट में दोबारा काम में ले रहे हैं। तो ये इस प्रकार से
फोटो कैटालिसिस हुआ, फेंटोन फोटोफेंटोन रेजेंट हुए, सोनोलिसिस हुए, और भी टेक्निक्स हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक इकोनॉमी के हिसाब से इसका हमको देखना आवश्यक है। दूसरा, ग्रीन केमिकल नेचर, मतलब इको फ्रेंडली होना चाहिए ये, और बहुत इजी गोइंग हम इस मेथड को ऑप्ट कर सकें। ये इसके कुछ क्राइटेरिया हैं जिसमें ये सभी मेथड इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। दोस्तों, अपने इस रिसर्च वर्क के द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगा कि कितनी बार होता है कि हम अपने फील्ड में भी कंट्रीब्यूशन करते हैं, कभी कभार हम आउट ऑफ वे दूसरे तरह के कंट्रीब्यूशंस भी करते हैं। तो इसी के तहत मैंने कुछ सालों पहले एक पाताल रक्षक डिवाइस भी बनाया था, जो 2005 या 6 में कुरुक्षेत्र में एक प्रिंस जो बच्चा गिरा था ओपन बोरवेल में, और समय से कई बार बच्चों को नहीं निकाल पाते हैं। तो आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, घंटों लग जाते हैं। आर्मी के लोग आकर जेसीबी और कई मशीनरीज के माध्यम से उस बच्चे की लोकेशन देखते हैं और पास में एक पैरेलल बोरवेल बनाते हैं और वहां से फिर बच्चे को टनल के माध्यम से निकालते हैं। तो 2010 की बात थी दोस्तों, जब एक डिवाइस बनाने की इच्छा हुई। केमिस्ट्री का था लेकिन इच्छा कुछ और करने की थी, तो उस डिवाइस पे काम किया। ऑफ कोर्स सहायता नहीं मिली लोगों से और बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि 6 से 12 इंच का एक डायमीटर रहता है उस ओपन बोरवेल का, तो बड़ा मुश्किल होता है कि किस तरह से करें। लेकिन लगातार साल भर उस पर काम किया, पेटेंट भी अप्लाई किया और बाद में एक सिंपल सी डिवाइस बनाई जिसको मैंने लगभग 10,000 की कॉस्ट के अंदर बना लिया था। तो उसमें मात्र 3-4 लोगों की सहायता से 1 या 2 घंटे के अंदर उस बच्चे को हम बाहर निकाल सकें, इस तरह का डिवाइस बनाया। दिल्ली में जो पेटेंट ऑफिस है वहाँ पेटेंट अप्लाई किया, 7-8 साल वो रिव्यू प्रोसेस में रहा और खुशी है कि ईश्वर की कृपा से 2018 में वो पेटेंट ग्रांट हुआ। थोड़ा सा इसमें एक जो बिटर ट्रूथ है वो ये है कि गवर्नमेंट के द्वारा और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं जो इन डिपार्टमेंट्स को देखते हैं, उनसे उतनी सहायता प्रॉपर नहीं मिल पाई। अदरवाइज वही प्रोडक्ट कमर्शलाइज हो सकता था, या गवर्नमेंट को मेरी हैंडओवर करने की इच्छा थी कि इसको मॉडिफाई करके काम में लें। तो एक वो पेटेंट ग्रांट होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात रही कि मैं केमिस्ट्री से भी ऑफ ट्रैक जाकर मैंने उस चीज़ पे काम किया। निश्चित रूप से सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इन चीज़ों पर अब बहुत ध्यान दे रही है और जो लोगों के इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको किस तरह से सोसाइटी के लिए बेटर वे में लाया जा सकता है उस पर काम कर रही है। क्योंकि दोस्तों, रिसर्च किसी भी तरह की हो, यदि वो लेबोरेटरी तक ही सीमित है तो वो उपयोगी नहीं है। उसका इंडस्ट्रियल स्केल पर आने के बाद सोसाइटी के लिए सर्व करना ही उसका सही मायने में उपयोग हो पाता है। यहाँ मैं आपको विशेष रूप से 1-2 चीज़ें और मेंशन करना चाहूँगा। कई बार हम लोग अपने रिसर्च को फॉरेनर्स जो हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, उनके साथ कंपेयर करते हैं। कुछ सालों पहले जब अलग अलग रिसर्चर्स जो अब्रॉड में काम करते हैं उनसे बात हुई, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, जो एक कॉम्प्लीमेंट था हम लोगों के लिए। उन्होंने कहा कि सर, आइडियाज़ आपके और हमारे लगभग सिमिलर होते हैं, अंतर केवल एग्जीक्यूशन का होता है। इस चीज़ को कहीं ना कहीं दोस्तों मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में भी जैसे IIT हुए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हुई, या जहाँ गवर्नमेंट का अच्छा फंडिंग आ रहा है, लेबोरेटरीज बहुत अच्छी सेटअप हुई हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, बहुत हाईटेक लेबोरेटरीज हैं, लेकिन ये फैसिलिटी सब जगह अवेलेबल नहीं है। तो आइडिया बहुत नोवल और यूनिक होने के बावजूद उसका जो एग्जीक्यूशन होता है वहाँ हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। तो जो पब्लिकेशंस होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो सारे जो एनालिटिकल टेक्निक्स का सपोर्ट चाहिए, वहाँ थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट भी कई बार कॉलेजेस के लेवल पे या जिनके पास फैसिलिटी नहीं है उनको दिक्कत आती है। यहाँ मैं अपने जो पिताजी हैं प्रोफेसर सुरेश आमेटा मेरे फादर हैं और मेरे रिसर्च गाइड के रूप में भी रहे। रिसर्च गाइड इन द सेंस उनके साथ मैंने रिसर्च की बारीकियाँ सीखी हैं, बुक राइटिंग की हैं। उन्होंने एक बात बताई है जो मेरे लिए एक कह सकते हैं ब्रह्म वाक्य के रूप में है कि कभी भी फैसिलिटीज़ न होने का बहाना मत बनाना। जिस भी परिस्थिति में हो, जहाँ पर भी हो, जो बेस्ट कर सकते हो वो करते चलना। और उसी चीज़ को मैंने पालन किया है और अपने रिसर्च वर्क को जहाँ था, जैसी परिस्थितियाँ थी, अच्छा काम किया और अच्छी अच्छी जगह पब्लिकेशंस भी हुए हैं, तो वो एक अचीवमेंट खुशी देता है। साथ ही दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि जो वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है 21वीं सदी के लिए। आज घर सरकार ने जो ये कचरा संग्रहण का किया है व्यवस्था, ये बहुत यूनिक आइडिया रहा। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जब सारा कलेक्शन होता है और शहर से बाहर जहाँ डंपिंग एरिया होता है, वहाँ जाने के बाद स्थिति क्या होती होगी? वहाँ पर भी पूरे प्लांट लगते हैं जहाँ सारा सेग्रीगेशन होता है, सबको अलग अलग करके उसका यूज़ किया जाता है। लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज है उसमें आप और हम क्या अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, उसको संक्षिप्त में कहना चाहूँगा। वेस्ट मैनेजमेंट में 3 Rs बताए गए हैं। पहला होता है रिड्यूस, अपनी आवश्यकताओं को हम कम करें। दूसरा होता है रीयूज, किसी चीज़ का पुनः यूज़ करना। पुराने समय में बड़े भाई के जो कपड़े काम में आ जाते थे वो छोटा पहनता था, बट नाउअडेज ऐसा नहीं है। वहीं खिलौने भी काम में लिए जाते थे। कई बार तो घर के ऐसे प्रोडक्ट्स होते थे जहां उसका इस्तेमाल हो गया, फिर उसका कुछ सेकंड इस्तेमाल होता था, फिर उसका थर्ड इस्तेमाल होता था। तो ये रीयूज का था। और थर्ड है रिसाइकल, कि कोई भी चीज़ जब फेंकी जाती है तो उसका जो रॉ मटेरियल है उसको वापस रिसाइकिल में डाला जाए। तो 3 R हैं जो जितना संभव हो सके हम यदि घर परिवार में भी इस पर ध्यान देकर करें तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप देखिए कि
देखा देखी की दौड़ में मोबाइल यदि आपने 2 साल पहले लिया या साल भर पहले लिया, नया मॉडल आ गया है तो आप अपने पुराने मॉडल को दे देते हैं, नया खरीद लेते हैं, जबकि वो काम में आ रहा था। तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा हमें भी कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, क्योंकि रिसर्चर्स के ऊपर बहुत बड़ा एक दबाव है। कई बार हम केमिस्ट लोगों को इस चीज़ के लिए क्रेडिट दिया जाता है कि आपको जो कुछ सुविधाएं मिल रही हैं उसको इनोवेटिव वेज में रिसर्च के रूप में हम प्रोडक्ट बना के आप तक ला रहे हैं। लेकिन ऑन दी कॉन्ट्ररी जब ब्लेम की बात आती है तो यही रिसर्चर्स और यही केमिस्ट, इनके ऊपर ब्लेम भी लगता है कि आप एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो हमारे पास सिक्के के दोनों पहलू हैं दोस्तों, हेड है तो टेल भी हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो जहां हमारी जिम्मेदारी सोसाइटी के लिए है, वहीं इन चैलेंजेस को भी जवाब हमें देना है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इस पर बहुत अच्छा काम कर रही है, नई नई योजनाएं आ रही हैं और स्कूल से भी बच्चों को इनोवेटिव आइडियाज़ को लिया जा रहा है जो सोसाइटी में सर्व कर सकें। तो अंत में यही कहना चाहूँगा, आप जहाँ कहीं पर भी हैं, अपनी तरफ से जो आपके इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको कन्वर्ट कीजिए किसी प्रोडक्ट में, किसी सर्विसेज में, और निश्चित रूप से आप अपने अपने जो भी क्षेत्र हैं उसमें कुछ अच्छा कर पाएंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और आज के इस ज्ञान मंच के माध्यम से अपनी बात में आप तक रह सका, इसके लिए ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को एक बेहतर सुखद भविष्य की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।